आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके कई रहस्य हैं। उस दीवार की आवाज़ का रहस्य, 3 लोगों की मौत का रहस्य। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी शुरू होती है अमेरिका की एक स्टेट्स मैसाचुसेट्स के छोटे से शहर से। वहाँ पर टीना बोविन और कैरन बोविन नाम की 2 बहनें रहा करती थी और हाल ही में उन्होंने अपनी माँ को कैंसर की वजह से खो दिया था और उनके घर में अब कमाने वाले सिर्फ उनके पिता थे। इसीलिए उनके पिता ओवरटाइम करते थे और ज्यादातर घर के बाहर ही रहते थे और इन दोनों लड़कियों को अपना ज्यादातर समय अपने घर पर अकेले ही बिताना पड़ता था। एक रात उनके पिता फ्रैंक अपने काम से बाहर जाते हैं और तब टीना और कैरन ओजा बोर्ड निकालती हैं इस उम्मीद में कि वो अपनी मरी हुई माँ से बात कर पाएंगी। और जिन लोगों को नहीं पता कि ओजा बोर्ड क्या होता है तो मैं बता दूं, ओजा बोर्ड एक यंत्र होता है जिस पर कई सारे अक्षर लिखे होते हैं और कहा जाता है कि इसके द्वारा हम आत्माओं से बात कर सकते हैं। खैर इन लड़कियों ने काफी कोशिश की लेकिन कुछ नहीं होता। आखिरकार उन्होंने हार मान ली और अपने अपने कमरे में चली गई। कुछ ही देर के बाद इन दोनों बहनों को दीवार के अंदर से कुछ खटखटाने की आवाज आती है। वो इस आवाज को सुनकर घबरा जाती हैं। वो इस आवाज को अनदेखा भी नहीं कर सकती थी क्योंकि धीरे धीरे ये आवाज बढ़ती जा रही थी और अब उन्हें लगने लगा कि उनकी माँ की आत्मा आ गई है जो कि अभी तक कब्र में थी। और अब जब उनके पिता घर वापस आते हैं तो ये दोनों बहनें अपने पिता को सारी बात बताती हैं, लेकिन उनके पिता उनकी बात पर विश्वास करने से मना कर देते हैं क्योंकि उनके पिता को लगता है कि इन दोनों बहनों को अपनी माँ की मौत की वजह से गहरा सदमा लगा है, जिसकी वजह से इन दोनों को इमेजिनेशन हो रही है। और एक रात वो आवाज फिर से आई। वो आवाज सुनकर ये दोनों लड़कियां जोर जोर से चिल्लाने लगी और जैसे ही उनके पिता उस कमरे में आए तो वो आवाज बंद हो गई। और अब वो फैमिली जब भी बाहर से घर आती तो उनके घर का फर्नीचर खिसका हुआ मिलता और फ्रिज में से खाना भी गायब मिलता और घर का सामान भी बिखरा हुआ होता। उनके पिता फ्रैंक को लगता है कि ये सब टीना और कैरन का मजाक है, लेकिन टीना और कैरन अपने पिता से कहती हैं कि इस सब से उनका कुछ लेना देना नहीं है। खैर अब दोनों बहनों को पूरा यकीन था कि उनके घर में किसी आत्मा का साया है और अब चीजें और बिगड़ने लगी थी। दिसंबर 1986 की सर्दियों के दिन की बात है। उस शाम दोनों लड़कियों को बेसमेंट से वो आवाज आती है। वो दोनों बहनें किचन से चाकू उठाती हैं और बेसमेंट की तरफ भाग के जाती हैं और नीचे जाते ही उन्हें दीवार पर खून से ये लिखा हुआ मिलता है, आओ मुझे ढूंढो, मैं तुम्हारे क्लोसेट में हूँ। घबराई हुई टीना और कैरन घर से चीखती चिल्लाती हुई बाहर निकल जाती हैं और अपने पड़ोसी के घर चली जाती हैं। उनका पड़ोसी अपने घर में उन्हें रुकने की इजाजत दे देता है जब तक उनके पिता नहीं आ जाते। और जब उनके पिता घर वापस आए तो वो टीना और कैरन पर काफी गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं कि बस करो, अब हद हो चुकी है। कुछ दिन बीत जाते हैं और अब सब कुछ ठीक होने लगा था। वो आवाज भी बंद हो गई थी और चीजें भी अपनी जगह पर रहती थी। लेकिन ये सब 8 दिसंबर 1986 तक ही रहा। उस दिन की शाम इन दोनों बहनों को फिर से वो आवाज आती है जो कि इस बार टीना के कमरे से आ रही थी। तो वो दोनों बहनें जैसे ही टीना के कमरे में जाती हैं तो उन्हें दीवार पर लिखा हुआ मिलता है, मैं वापस आ गया हूँ, मुझे ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। एक बार फिर से वो दोनों बहनें भागकर अपने पड़ोसी के घर चली जाती हैं और जब उनके पिता घर वापस आते हैं तो वो फैसला करते हैं कि वो पूरा घर छान मारेंगे, जिससे इन दोनों बहनों को विश्वास हो जाएगा कि इस घर में ना ही कोई भूत है और ना ही कोई आत्मा। तो जैसे ही उनके पिता फ्रैंक घर का दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें दिखता है कि घर का सारा सामान इधर उधर फेंका हुआ था और कुछ सामान टूट भी गया था और फिर से दीवार पर लाल रंग से मैसेज लिखा हुआ था, मुझसे शादी कर लो। फ्रैंक धीरे धीरे ऊपर टीना के कमरे की तरफ जाने लगा और जब वो वहां पर पहुंचा तो अंदर का मंजर देख वो कांप उठा था। अंदर एक लड़का हाथ में कुल्हाड़ी लेकर खड़ा था। उस लड़के ने मेकअप किया हुआ था और उसने सुनहरे बालों वाली विग भी पहनी हुई थी और उस लड़के ने फ्रैंक की मरी हुई पत्नी के शादी के कपड़े पहने हुए थे। फिर अचानक वो लड़का फ्रैंक के ऊपर झपटता है और फिर उसे धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे भाग जाता है और फिर वो अचानक हवा में गायब हो गया था। घबराया हुआ फ्रैंक भागकर अपने पड़ोसियों के घर जाता है और उन्हें पुलिस को फोन करने को कहता है। फिर कुछ ही देर के बाद पुलिस वहां आ जाती है, लेकिन वहां पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता। फ्रैंक के दिमाग में ये सवाल उसे काफी परेशान कर रहा था कि आखिर वो लड़का कौन था और वो अचानक कहाँ गायब हो गया। डरा हुआ पूरा परिवार कुछ दिनों
के लिए अपने रिश्तेदारों के घर चला जाता है। फिर 2 दिन के बाद फ्रैंक वापस अपने घर पर कुछ सामान लेने आता है और उसने जैसे ही अपनी गाड़ी घर के बाहर रोकी तो उसे खिड़की से उस लड़के की परछाई दिखी और वो इस बार फटाफट पुलिस को फोन कर देता है। और जब पुलिस ने आकर घर की तलाशी ली तो उन्हें बहुत ही चौंकाने वाली चीज मिली। पुलिस ऑफिसर बेंजासन उस घर में घुसने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने बताया कि जैसे ही मैं अंदर घुसा तो मैंने देखा दाहिने हाथ की दीवार पर एक चाकू घुसा हुआ था और फिर मैंने बोविन परिवार की तस्वीर देखी जिस पर लिखा हुआ था कि मैं अभी यही हूँ, आओ मुझे ढूंढो। और जैसे ही मैंने दूसरी दीवार की तरफ देखा तो उस पर भी एक तस्वीर थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था मैं तुम्हें मारने वाला हूँ और उसके ऊपर भी चाकू घुसा हुआ था। खैर घर की अच्छी तरह तलाश करने के बाद उन्हें 17 साल का डैनियल ला प्लांटे उस घर में छुपा हुआ मिल जाता है। डैनियल का प्लान था कि वो फ्रैंक की मरी हुई पत्नी के कपड़े पहनकर टीना और कैरन को जान से मार देगा, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। और फिर ये भी पता चलता है कि डैनियल टीना को पहले से जानता था। अब हम कुछ हफ्ते पीछे चले जाएंगे। टीना के फोन पर डैनियल का फोन आता है और वो उसे बताता है कि वो उसके दोस्त का दोस्त है और वो टीना को ये भी बताता है कि वो दिखने में बहुत ही सुंदर है और वो एक एथलीट भी है। फिर टीना और डैनियल एक दूसरे के साथ घुल मिल गए थे और फिर टीना डैनियल को बताती है कि कुछ हफ्ते पहले कैंसर की वजह से उसने अपनी माँ को खो दिया है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और अब ये दोनों डेट पर जाने का फैसला करते हैं। लेकिन जब डैनियल टीना को लेने उसके घर आया तो टीना उसे देखकर हैरान हो गई थी, क्योंकि जैसा डैनियल ने उसे बताया वो उसका बिल्कुल उल्टा था। डैनियल के बाल चिपके हुए थे और उसके मुंह पर काफी मुहासे भी थे और देखने से लग रहा था कि डैनियल अपने शरीर की देखभाल भी नहीं करता है। खैर टीना उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसीलिए वो उसके साथ आइसक्रीम खाने चली जाती है। लेकिन वहां जाने के बाद टीना को काफी अजीब लगने लगा था। वहां पर डैनियल उससे काफी अजीब सवाल पूछने लगा था। उसने पूछा कि टीना की माँ कैसे मरी थी और उसके मरने पर उसे कितना दुख हुआ था और उसे इस दुख से निकलने में कितना समय लगा था। और फिर टीना कहती है कि वो अपनी माँ के काफी करीब थी और वो अपनी माँ की मौत को भुला नहीं पाई है। अब टीना किसी भी तरह से वहाँ से निकलना चाहती थी। उसने कुछ बहाना लगाया और अपनी डेट को वहीं खत्म कर दिया और फिर उसने डैनियल की कॉल्स का जवाब देना भी बंद कर दिया। इसीलिए डैनियल उससे बदला लेने का फैसला करता है और अब डैनियल की कहानी जान लेते हैं। डैनियल अपनी माँ एलन और अपने सौतेले पिता डेविड के साथ रहता था और उसके कई भाई बहन भी उसके साथ रहते थे। उसने अपने सौतेले पिता और असली पिता दोनों के द्वारा यौन शोषण का सामना किया था। उसके स्कूल के क्लासमेट भी उसके साथ सही व्यवहार नहीं करते थे। उसे हमेशा डरावना और अजीब कहा जाता था। और अब डैनियल 15 साल का हो चुका था। वो लोगों के घर के अंदर घुसकर सामान चुराने लगा था और एक दिन वो टीना की दोस्त के घर घुस जाता है, जहाँ पर उसे टीना का नंबर मिल गया था और फिर उसने टीना को फोन किया। जब टीना ने डैनियल को रिजेक्ट कर दिया था तो डैनियल बदला लेने के लिए घर के क्रोल स्पेस यानी घर के नीचे से घुस गया था। उसने बोविन बहनों की सारी प्राइवेट बातें सुनी और वो आवाज भी डैनियल ही कर रहा था और जो मैसेज दीवार पर लिखे होते थे वो डैनियल द्वारा कैचअप से लिखे जाते थे। जब डैनियल को अरेस्ट कर लिया गया तो उसे जुवेनाइल डिटेंशन फैसिलिटी में भेज दिया गया, जहाँ पर उसने तकरीबन 10 महीने बिताए। फिर अक्टूबर 1987 में उसे $10,000 का फाइन लगाकर छोड़ दिया गया और उसके बाद जो डैनियल ने किया वो बहुत ही बुरा था। उसके जेल से छूटने के बाद डैनियल अपने पड़ोसियों के घर घुस जाता है और वहां से 2 हैंडगन चुरा लेता है। 1 दिसंबर 1987 डैनियल एंड्रू और प्रिस्किला गुस्तावसन नाम के कपल के घर घुस जाता है। उस दिन एंड्रू अपने काम पर गया हुआ था। डैनियल उनके घर में घुसता है और उसने प्रिस्किला जो कि 33 साल की नर्सरी स्कूल टीचर थी उसे और उसके दोनों बच्चों को जान से मार दिया था। 3 लोगों की हत्या करने के बाद डैनियल अपने एक रिश्तेदार के घर जाता है जहाँ पर की बर्थडे पार्टी रखी हुई थी। वो वहाँ पर जाकर आराम से पार्टी एंजॉय करता है। खैर जब एंड्रू अपने काम से घर वापस आया तो उसने अपनी प्यारी पत्नी को बिस्तर पर मरा हुआ पाया। खून से उनका बिस्तर पूरा लाल हो चुका था। उसकी पत्नी का बलात्कार किया गया था और उसके सर में 2 बार गोली मारी गई थी और उनके 2 बच्चे 5 साल का विलियम और 7 साल की एबिगेल दोनों को बाथटब में डुबा कर मार दिया गया था। अब एंड्रू ने अपना पूरा परिवार खो दिया था। गुस्तावसन परिवार के घर में .22 कैलिबर के बुलेट्स के केसिंग पाए गई और एक बियर का कैन भी पाया गया। उनका घर जुवेनाइल फैकल्टी से कुछ ही दूरी पर था और डैनियल भी कुछ ही समय पहले छूटा था, इसीलिए पुलिस वालों ने उसे प्राइम सस्पेक्ट में डाल दिया
जब पुलिस वाले डैनियल के घर उससे पूछताछ करने के लिए गए तब डैनियल अपने घर के बाहर ही खड़ा हुआ था। वो पुलिस वालों को आता देख जंगल में भाग गया और जब डैनियल भाग रहा था तो उसने एक महिला को भी पकड़ लिया था और उसके सर पर बंदूक रख दी और उसे कहा कि वो गाड़ी चलाए, लेकिन सौभाग्य से वो महिला उसके चंगुल से भागने में सफल हो गई। और जब पुलिस डैनियल की तलाश कर रही थी तो उन्होंने डैनियल के घर की भी तलाशी ली और उन्हें वहां पर गुस्ताफसन परिवार का कुछ सामान भी मिला। और पुलिस को जंगल में डैनियल की टी शर्ट और 2 जोड़ी दस्ताने मिले जिस पर उन्हें फिंगरप्रिंट्स भी मिल गए। हत्या के 3 दिन बाद पुलिस को डैनियल एक कचरे के डब्बे में छुपा हुआ मिला। उसे फर्स्ट डिग्री मर्डर के 3 मामलों में गिरफ्तार कर लिया गया और तकरीबन 4 महीने बाद 7 अप्रैल 1988 के दिन डैनियल के भाई स्टीफन को उनके माता पिता की कार में वो हथियार भी मिल गया था जिससे डैनियल ने इस हत्या को अंजाम दिया था। डैनियल की टी शर्ट्स के रेशे गुस्ताफसन परिवार के घर पर पाए गए और जिस बंदूक से उसने ये हत्या की थी उस बंदूक के केसिंग्स भी गुस्ताफसन परिवार के घर पर मिले और अब सारे सबूत डैनियल के खिलाफ थे। कोर्ट ने डैनियल की मानसिक स्थिति की जांच करवाने का आदेश दिया, ये जानने के लिए कि हत्या के समय उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी। खैर डैनियल को दोषी पाया गया। डैनियल को अपने किए पर कोई भी पछतावा नहीं था। वो कोर्ट में भी हर समय मुस्कुराता रहा। कोर्ट ने उसे 3 आजीवन कारावास की सजा दी जिसमें कि उसे 45 साल के बाद बेल मिल सकती थी। 2017 में एंड्रू गुस्ताफसन से डैनियल ने माफी भी मांगी और हो सकता है कि 2032 में डैनियल को बेल भी मिल जाए।